तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई सीरीज़ में राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पैरेलली। इसके जो है वो राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज़ है, तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए वो सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही जो है वो राजस्थान की स्टेट पॉलिटी भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान स्टेट पॉलिटी में, तो हर एग्ज़ाम के लिए जो भी आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी द्वारा कराया जाता है, उसके लिए जो है स्टेट पॉलिटी एक अच्छा पोर्शन रखती है। एवरेज जो आप मान सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन तो एवरेज, अगर सब एग्ज़ामों का एवरेज निकाला जाए तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आजकल जो है वो ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन की तरफ जो है वो रुख करने लगे हैं, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बेस है, जो आधार है जो स्टेट पॉलिटी का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बाद ही आप जो है फैक्ट अच्छे से याद कर पाएंगे, अगर आपको जो है वो चीज़ें पता होंगी। तो स्टेट पॉलिटी में बात की जाए सबसे पहले, तो जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी राज्य है तो जैसे भारत में जो है वो केंद्र के लिए जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं, ठीक उसी प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी हद तक जो है वो राज्य में भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि भारत में हम देखें तो भारत में क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है। सिमिलरली जो है वो राजस्थान में या फिर किसी भी राज्य में वो क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, जिस प्रकार जो है वो प्रधानमंत्री होता है देश में, भारत में, इसी प्रकार एक जो है वो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य में। उसके बाद जैसे मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री की, उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी क्या होती है, अपनी मंत्री परिषद होती है। वहाँ पर दो सदन, द्विसदनीय व्यवस्था है अपने केंद्र में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से जो है वो अपने राज्य में भी दो व्यवस्था है, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। केवल द्विसदनीय व्यवस्था केवल 6 राज्यों में है, अर्थात जो है वो जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ऐसा केवल को भारत के केवल क्या है, 6 राज्य हैं। बाकी राज्यों में केवल क्या है, विधान परिषद ही है। तो वो 6 राज्य भी हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हो गया राज्यपाल हो गया। उसके बाद हम बात करें तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री होता है और उसकी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। जैसे कि राजस्थान में वर्तमान में जो है वो मंत्री परिषद 29+1 का जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, और मिनिमम होती है 14+1, अर्थात जो है वो 15 होते हैं। तो एक मुख्यमंत्री होगा और 14 जो है उसके अन्य मंत्री परिषद के मंत्री होंगे। तो इनको कहा जाता है न्यूनतम व्यवस्था, और अधिकतम जो है वो राजस्थान में कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री को मिला के। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें तो एक महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। जो भी राज्य के खिलाफ जो भी दो प्रकार के मैटर्स होते हैं, एक तो जो होते हैं वो आपराधिक होते हैं, क्रिमिनल, और एक होते हैं नागरिक होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं। तो एक तो क्रिमिनल, एक हो गए सिविल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स मतलब जो हो गया, आप कह सकते हैं कि किसी की हत्या करी, डकैती, ये बलात्कार हो गया, या फिर हो गया आपके कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति की है, उसे आप आपराधिक में रख सकते हैं। उसकी दूसरी ओर जो है वो सिविल नागरिक मामलों में कौन से आएंगे, तो जो है वो विवाह, तलाक, जमीन से रिलेटेड मामले, उत्तराधिकार संबंधित मामले, ये सब जो भी मामले होते हैं, ये सब जो है वो नागरिक सिविल मैटर्स कहे जाते हैं। तो महाधिवक्ता जो है, तो जो भी आपके क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जो भी आपराधिक मैटर्स होते हैं, जो भी आपराधिक मामले होते हैं, हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, वो वाले मामले, तो उसमें जो है वो किसकी विफलता है, वो किसका फेल्योर है, तो जो स्टेट की पुलिस है, राज्य की पुलिस है, उसका फेल्योर है। तो जो भी मामले दर्ज किए जाते हैं, तो एक तो डिफेंड, दो साइड होंगी जब भी केस होगा, तो एक तो जो है वो डिफेंड करेगी और एक जो केस करे। तो जिस पर जो केस हुआ है, जिसने अपराध किया है, वो आदमी एक साइड हो गया, और एक साइड कौन होगी, राज्य होगी। तो राज्य जो है वो किसी किसी मामलों में जो राज्य के खिलाफ जो केस कब होता है, तो जब आपराधिक मामले होते हैं, तब केस किसके खिलाफ, केस किसकी तरफ से माना जाता है, लड़ रहे हैं, तो राज्य की तरफ से। राज्य पुलिस के खिलाफ केस है, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था जो है राज्य की, वो जो है वो विफल हुई, उसके कारण जो है आपराधिक केस हुआ, ऐसा माना जाता है। और उस ऐसे मामलों में जब होता है, तो महाधिवक्ता की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो जो है वो
कोर्ट में जो है वो राज्य का जो है प्रतिनिधि बन के जो है वो क्या कर सकते, तो रिप्रेजेंट कर सके, किसको, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद राज्य विधानमंडल, जैसा कि बताया कि राज्य विधानमंडल एक बड़ा शब्द है, उसके अंतर्गत एक तो आती है विधानसभा, एक आती है विधान परिषद आती है। तो विधानसभा जो कि सभी राज्यों में है, और विधान परिषद जो है वो केवल 6 राज्यों में ही है। इसको याद करने का तरीका क्या है, टीबी, जुकाम, तेलंगाना, बिहार, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये तो हो गया टी बी जे साइलेंट यू के ए और एम, टीबी जुकाम। ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, अर्थात जो है वो अगर जिस राज्य में दोनों सदन मौजूद हैं, दोनों सदन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात 2 सदन जो है वो प्रेजेंट है। और जिस राज्य में जो है एक ही सदन मौजूद है, विधानसभा ही मौजूद है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक सदनीय व्यवस्था। तो केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके एग्जाम में आ जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो आपको बता दिए गए। उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक देश में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंतर्गत जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है वो राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। 2 राज्यों के लिए भी, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके 2 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये केंद्र में, ये हर राज्य में, और ये जो है वो जिलेवार कोर्ट होते हैं। तो ये जो है वो न्याय व्यवस्था है, कोई भी केस होगा वो कहाँ लड़ा जाएगा उसके बारे में, ये जिला न्यायालय पढ़ेंगे। उसके बाद अपन, उसके बाद आते विभिन्न आयोग होते हैं। विभिन्न आयोग जैसे कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, तो राज्य में जो भी जो है वो पंचायती राज चुनाव होते हैं, सरपंच के, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद के जो भी चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये जो भी चुनाव है उनको संपन्न कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। समय समय पर जो है वो वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना, नाम को हटाना, मतदाताओं के लिए आदर्श आचार संहिता लगाना, ये सब जो है कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें, आरपीएससी, तो आरपीएससी एक जो है वो एग्जाम गवर्निंग बॉडी है, जो राज्य की जो है विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराती है। 3600 ग्रेड पे से ऊपर की सारी परीक्षाएं जो है वो किसके द्वारा आयोजित कराई जाती है, तो आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके जो है वो अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है, परंतु जो है वो जल्दी इसको भरा जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। इसके बाद हम बात करें तो राज्य सूचना आयोग है। तो जो एक एक्ट आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, इसके अंतर्गत आप जैसे आम नागरिक है तो उसको अगर जानना है कि कोई रोड बन रहा है तो भाई रोड का टेंडर किसको दिया, कितने में दिया, रोड कैसे बनेगा, उसके अलावा कोई सरकारी इमारत बनी, कोई भी कुछ भी चीज़ हुई, कोई भी जो सरकार जो भी कार्य कर रही है, कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे कोई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कुछ ऐसा मामला है जो कि जो है वो देश हित में नहीं है, या फिर राज्य की जो है वो जिससे जो है वो सांप्रदायिकता भड़क सकती है या ऐसा कुछ मामला है, तो वो इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो है वो शेयर नहीं की जा सकती। बाकी जो है आप अगर चाहते हैं कि सारे दस्तावेज जो हैं वो आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप सरकारी मामले में जो चाहते हैं तो उसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो आयोग, उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी पालना करवाने के लिए आरटीआई एक्ट है, उसकी पालना करवाने के लिए जो आयोग बना है वो कौन सा है, तो राज्य सूचना आयोग बना है। फिर आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो जिस किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अर्थात जो है किसी बाल श्रम कराया जा रहा है किसी से, या फिर किसी को जो है वो एक्स्ट्रा ओवर जो है वो वर्क करवाया जा रहा है, उसके बाद मानवाधिकार में विभिन्न मामले आ सकते हैं, जैसे किसी निजता का हनन हो गया। तो ये सारे जो है मानवाधिकार हनन के मामले जो हैं वो उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या बना है, तो प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है। उसके बाद एक होता है लोकायुक्त होता है। तो लोकायुक्त क्या करता है, तो इसको जो है वो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। तो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है, ये जो है वो राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है वो समय समय पर जो है वो कार्य करती है। तो ये लोकायुक्त के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक तो ग्राम पंचायत, उसके बाद होती है पंचायत समिति, उसके बाद होती है
जिला परिषद। तो ये जो 3 लेवल हैं वो तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। अभी सिर्फ अपन ओवरव्यू देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है राजस्थान की पॉलिटी का, सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, सारे एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, सारे एग्जाम जो आरपीएससी भी कराती है, आरएसएमएसएस भी कराती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षा कराता है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है कॉमन टू ऑल एग्जाम। सभी एग्जाम के लिए जो कॉमन सिलेबस है वो, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें से छाट करके आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा सिलेबस आप में है और कौन सा पॉइंट आपके सिलेबस में, आपके तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। उसके बाद नगरीय निकाय आ गया, तो नगर पालिका होती है, फिर नगर परिषद होता है और फिर होता है नगर निगम। इन तीनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून है 2011 का। ठीक है। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम है 2012 का। ये सब क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन के अंतर्गत संभाग लेवल पे जो है वो अपने जो है वो 7 संभाग है राजस्थान में। ठीक है। और प्रत्येक संभाग का जो मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया, वो कौन होता है? तो डिविजनल कमिश्नर होता है। संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है। संभागीय आयुक्त लेवल जो कि सीनियर आईएएस लेवल का होता है, सीनियर आईएएस लेवल का होता है। इसके बाद हम बात करें तो कलेक्टर आता है जिले लेवल पे। जिले का मुखिया कौन होता है? तो जिले का मुखिया होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिला कलेक्टर कहते हैं। फिर जो है वो जिले में कानून बनाए रखने के लिए, जो भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, से एसपी कहा जाता है। वो जिले का मुखिया होता है परंतु कलेक्टर के अंतर्गत ही जो है वो कार्य करता है, एसपी। ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा आ गया? डिविजनल कमिश्नर संभाग लेवल पे। फिर जिले लेवल पे दो आ गए, एक तो जो है वो एसपी आ गया, एक हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिसे कलेक्टर आम भाषा में आप कह सकते हैं, वो आ गया ये। उसके बाद जो है वो उपखंड लेवल पे आता है एसडीएम या फिर एसडीओ आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो है वो तहसील लेवल पे आता है तहसीलदार। उसके बाद जो है वो ग्राम इकाई लेवल पे जो है वो कौन आता है? तो पटवारी आता है। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो भारतीय संविधान थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें, तो उसके बाद जो है आप राजस्थान में अच्छे से एक बर्ड व्यू अगर ले लेंगे आप, एक जो है वो वाइड अप्रोच से आप देख लेंगे थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको जो है राजस्थान का आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अच्छा, भाग क्या? भाग 22 और अनुच्छेद है 395, 395 है। भाग क्या हो गया? जैसे कोई भी आप बुक लाए, किसी भी क्लास की आप बुक लीजिए, तो उसमें जो है वो आप देखो तो चैप्टर कितने हैं? तो चैप्टर आप देखेंगे कि किसी में 10 हैं, किसी 12, किसी 15, 16, 18, 20, अलग अलग प्रकार के चैप्टर हों। तो आप उनको मान लीजिए कि वो चैप्टर हो गए भाग। ठीक है। और उसके बाद जो उनके अंदर जो भी मैटर लिखा है टॉपिक वाइज, तो एक एक चीज जो लिखी है कि जैसे कि इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे है फिजिक्स का कोई चैप्टर है, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, बायो का कोई चैप्टर है, ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है, उसके अंतर्गत जो भी लिखा है तो उसको मान लीजिए आप अनुच्छेद। तो 22 तो है भाग, प्रत्येक भाग के अंतर्गत जो है वो निश्चित जो है वो कुछ जो है वो नंबर में क्या है? अनुच्छेद है। तो ठीक है, भाग 22 और अनुच्छेद हो गए 395। तो भारतीय संविधान जो है स्वतंत्रता के समय जब इसका निर्माण हुआ तो इसको बनाने में कितने साल लगे थे? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में जो है भारतीय संविधान जो है वो निर्माण हो गया था। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। उसके बाद जो है वो ये डेट कहाँ से कहाँ तक आती है? तो हमारी एक संविधान सभा बनी थी 9 दिसंबर 1946 को, वहां से लेके 26 नवंबर 1949 तक अगर गिने तो 2 साल 11 माह 18 दिन होते हैं। और इस दरमियान जो है वो अपना संविधान जो है वो शुरू करा था 9 दिसंबर 46 से, और 26 नवंबर 49 तक जो है वो पूरा हो गया था। इस फैक्ट को आप काट दीजिए अभी के लिए, फिलहाल अभी आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद आप बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, परंतु दिक्कत ये थी कि कांग्रेस जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मना रही थी? तो हर साल जो है 26 जनवरी को मना रही थी। और जो है वो संविधान बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था।
तो अब ऐसे में क्या किया जाए, तो कुछ अनुच्छेद तो जो है वो लागू कर दिए जाए 26 नवंबर 1949 से, और कुछ जो है वो पूरा संविधान अपन कब लागू करेंगे, तो 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे। तो जो कुछ अनुच्छेद हैं वो लागू किए, वो कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है वो भारत स्वतंत्र हो चुका था, परंतु पहली बार चुनाव करवाने थे, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये सब करना था, तो उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद, एक तो जो है नागरिकता वाले 5 से 9 में क्या लिखी है, नागरिकता लिखी है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें क्या लिखे, नागरिकता। नागरिकता कैसे ली जा सकती है, आप यहाँ या तो जन्मे हो या फिर आप बाहर से आए हो तो क्या क्राइटेरिया है, वो सब डिटेल में चीजें किसमें लिखी है, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 में लिखी गई है कि नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं, भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी वो। फिर उसके बाद अनुच्छेद 60 में किसके बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि उसका जो है वो 26 नवंबर से पहले जो है उनका चुनाव निर्वाचन होना तो जरूरी था। फिर 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन है, चूंकि जो है वो भारत में जो है वो चुनाव करवाने थे, इतने दिन तो अंतरिम सरकार ही चल रही थी। अंतरिम सरकार का अर्थात जो एक टेम्परेरी सरकार जो है वो अस्थायी है, वो जो है वो स्वतंत्रता के बाद से जो चली आ रही थी, और उसको जो है परमानेंट करने के लिए चुनाव करवाने आवश्यक थे, और उसके लिए जो अनुच्छेद 324 को लागू करना जरूरी था, क्योंकि उसकी तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद 366, 367, इसमें क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं तो कुछ निर्वचन है, कुछ डेफिनेशन है अलग अलग चीजों के बारे में, कि जो है वो राष्ट्रपति क्या होता है, उसके बाद जो है वो निर्वाचन क्या होगा, उसके बाद जो है वो जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, तो उस एक एक वर्ड का मतलब क्या है, वो चीजें जो है 366 में डिटेल में लिखी गई है। फिर 379, 380, 388, 391, इन सबको अभी क्या किया गया है, तो सस्पेंड कर दिया गया अंतरिम सरकार के लिए। अंतरिम सरकार जो मैंने कहा अस्थायी रूप से सरकार थी, जो है वो 47 में जब भारत देश आजाद हुआ तो जल्दबाजी में हुआ था, वो तो हमको पता ही है, और उस समय जो सरकार चल रही थी तुरंत चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे, इस कारण जो पहले से सरकार चली आ रही थी, जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो प्रायोजित थी, तो वो सरकारी जो है वो आगे जो है वो चल रही थी, और उसको जो चलाने के लिए जो कुछ अनुच्छेद थे 379, 80, 88 और 91, ये जो है वो बाद में जाके सस्पेंड कर दिए थे, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। 392 में राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है कि कुछ जो अनुच्छेद हैं 379 से 391 तक, ये सारे जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंड कर दिए गए अनुच्छेद। 393 में भारत का संविधान है, उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान है, तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान, ऐसा लिखा गया है 393। फिर 394 में क्या लिखा गया, तो ये जो ऊपर के ये सारे जो 15 अनुच्छेद हैं, ये कब से लागू किए जाएंगे, 26 नवंबर 1949 से, और बाकी जो भी बचे, बाकी इनके अलावा 15 के अलावा जो भी बचे, वो कब से लागू किए जाएंगे, तो 26 जनवरी 1950 से लागू किए जाएंगे। उसके बाद 395 लास्ट अनुच्छेद में क्या लिखा है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं खास, पर अगर आपको देखना हो तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम चल रहा था 1947 को, तो भारत को कैसे चलाया जाए उसके बारे में जो अधिनियम चल रहा था 1947 को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का जो एक्ट था वो, और प्रीवी काउंसिल का एक्ट था 1940, इन तीनों को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन वैसे कुछ के काम की है नहीं। इसके बाद अगर आप देखें तो 22 भाग जो थे, तो प्रत्येक भाग में क्या क्या है वो अगर देखें थोड़ा सा, तो सबसे पहले भाग 1 में क्या है, तो भारत, भारत में क्या है आपको पता है, तो संघ है, तो सेंटर है। एक क्या है, स्टेट्स हैं, राज्य हैं, तो जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया शामिल होगा, वो भी कहीं लिखित फॉर्म में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, भाग 1 है, और अनुच्छेद 1 से 4, इसमें डिटेल में लिखा गया है कि कोई भी भाग जो है वो भारत में अगर ऐड करना हो, भारत से हटाना हो, या भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो कितना है, वो सब चीजें डिटेल में किसमें लिखी हुई है, तो 1 से 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में। फिर सेकंड जो आपको सिटीजनशिप का बताया 5 से 11 तक, भारत की नागरिकता जो है कैसे ली जा सकती है, कितने कितने फॉर्म में ली जा सकती है, अगर कोई बाहर से आया है, या कोई यहीं रह रहा है कब से, या फिर किसी के मम्मी पापा जो हैं उनमें से एक तो जो है वो विदेशी है और एक जो है वो भारतीय है, तो उस मामले में क्या होगा, तो वो सारी चीजें जो हैं विस्तृत रूप से डिटेल में जो लिखी हुई है भाग 2 में, और जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर है। उसके बाद कुछ जो है वो मूल अधिकार हैं, कुछ जो है वो नागरिकों के लिए जो है वो क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस में लिखे गए, 12 से 35 में। ये जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको समझ में आएगा ये क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद अनुच्छेद भाग 4, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक, इसमें बताया गया है कि जो है वो राज्य के राज्य के लिए जो है वो कुछ नीति बनाने के लिए जो है वो निर्देशित करने के लिए कोई तत्व हैं, उनके बारे में जो है वो बताया गया है।
उसके बाद अनुच्छेद भाग 4A में क्या लिखा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मूल कर्तव्य लिखे गए कि हमारे कुछ तो होते हैं कर्तव्य और कुछ होते हैं अधिकार। तो जो है वो राज्य जो है वो जो उसके नागरिकों को दे रहा है, राज्य जो है वो नागरिकों को दे रहा है, वो तो हो गए क्या उसके अधिकार हो गए। और नागरिकों से उसके बदले कुछ राज्य अपेक्षा करता है कि नागरिक जो है वो ऐसा 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 करेंगे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, या जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करेंगे। तो ये सब क्या हो गए, उनके नागरिकों के कर्तव्य हो गए। जबकि राज्य कुछ जो है वो अधिकार दे रहा है नागरिकों को, क्या दे रहा है कि आपको वाक वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इस प्रकार से जो है वो अधिकार देता है। और अधिकार और कर्तव्य में ये चीजें हो गई। उसके बाद हम बात करें तो 5 में पूरा सेंटर संघ की व्यवस्था है 52 से 151 अनुच्छेद तक कि जो है वो संघ जो होगा तो उसमें क्या क्या होंगे, एक तो जो है वो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, एक जो है वो प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, एक होंगे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री परिषद होगी उसकी, एक होंगे द्विसदनीय व्यवस्था है तो एक होगी राज्यसभा, एक होगी लोकसभा, विधेयक कैसे पारित होंगे, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें 152 से 151 तक दिए गए। उसके बाद 6th 7th 8th 9th। तो पहले क्या होता था, भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के और डी श्रेणी के राज्य। 4 भागों में जो राज्य और रियासतें जो मान लो पिछले स्वतंत्रता पूर्व थी 4 भागों में डिवाइडेड थी, ए बी सी और डी। तो जो ए में थे वो तो वर्तमान के जो भी सारे राज्य हैं उनको जो है वो भाग 6 में डाला गया 152 से 237 में। अब बी श्रेणी के राज्य कोई बचे नहीं तो उनके निरस्त कर दिया गया। भाग 7 जो है वो उसमें खाली है, कुछ भी नहीं है। फिर भाग 8 में बात करें तो यूनियन टेरिटरी से संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि जो है पौंडीचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, ये सब दादर नगर हवेली वाला मर्ज हो गया दोनों आजकल, ये चीजें हो गई। फिर ये सी श्रेणी के राज्य। फिर भाग 9 जो है वो डी श्रेणी के राज्य थे, उसको निरस्त कर दिया, डी के भी नहीं बचे। और ऐड किसमें कर दिया, तो इसमें ऐड कर दिया पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक चलते हैं। 243 ए, 243 बी, सी, डी, ऐसे ओ तक जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर 9A आ गया, एक नया ऐड किया, तो ये अर्बन लोकल बॉडी, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय 243 पी से 243 जेड जी, उसमें पी क्यू आर एस टी एस जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे करके जो है वो अर्बन लोकल बॉडी के नगरीय निकायों के बारे में दिया गया है भाग 9A में। फिर 9B में सहकारिता कोऑपरेटिव्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, 243 जेड एच से जेड टी तक में। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके बारे में जो है बातें बताई गई हैं और ये अनुच्छेद है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध कैसे होंगे, मतलब जो है दिल्ली और विभिन्न राज्यों के मध्य, अर्थात जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो है विधायी और प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, उसके बारे में जो है चीजें दी गई हैं। विधायी और प्रशासनिक का अंतर्गत जो है वो बिल को लेकर अगर विवाद होता है, प्रशासनिक रूप से कोई अगर विवाद होता है तो वो क्या होगा, उस वो जो भाग 11 में दिया गया अनुच्छेद 245 से 263 तक। फिर भाग 12 में देखें तो केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध कैसे होंगे, अर्थात जो जीएसटी है तो उसका बंटवारा कैसे होगा, जो भी पैसा टैक्स से कलेक्ट हो रहा है उसका बंटवारा कैसे होगा, कुछ भी चीज राज्य में बिक रही है तो उसमें केंद्र को कितना हिस्सा मिलेगा, राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, विभिन्न राज्यों को जो केंद्र द्वारा जो है वो टैक्स लगाया गया उसका कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो वो सब चीजें जो सेंट्रल स्टेट के जो है वो वित्तीय संबंध में भाग 12 में लिखा गया है। फिर भाग 13 में राज्य और राज्य के मध्य जो है व्यापार वाणिज्य, अर्थात 2 राज्य जैसे राजस्थान गुजरात, राजस्थान एमपी, एमपी जो यूपी, इनको जो आपस में एमपी तेलंगाना कोई भी 2 राज्य हैं उनको जो है आपस में जो ट्रेड करना है, आपस में व्यापार करेंगे आज नहीं तो कल, तो उनके मध्य जो भी जो है वो टैक्स लगेगा चीजों पे वो कैसे वितरित होगा, उसके बाद जो है व्यापार वाणिज्य की क्या क्या जो है वो शर्तें नियम वो सब होगा। तो वो सारी चीजें जो भाग 13 में दे रखी है। फिर उसके बाद भाग 14 में क्या दे रखा है, सेंट्रल स्टेट केंद्र राज्य की सेवाएं दे रखी है। केंद्र की सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी सेवाएं, और जो राज्य की जो सेवाएं, राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके बारे में भाग 14 में दिया गया। भाग 14A में क्या दिया गया, तो अधिकरण है जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और ये सब हो गए। फिर भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, जिससे जो है वो 324 अपन ने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लागू हुआ हो गया था अपने 26 नवंबर 1949 से, क्योंकि चुनाव करवाने थे। तो वो जो है 324 से 329 तक क्या है, निर्वाचन के बारे में चीजें हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी और जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों, भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों के बारे में इसमें
बातें की गई हैं। भाग 16 में देखें तो कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लास, ये जो दे रखा है। फिर 17 में क्या है, राजभाषा। राजभाषा कौन सी अपने भाई, हिंदी है, और जो है वो 22 जो है वो राजभाषा वो हैं, ठीक है। फिर भाग 18 में क्या दे रखा है, आपातकाल, इमरजेंसी की क्या क्या कंडीशन, तो एक तो स्टेट इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है, अलग अलग जो होती हैं। तो इमरजेंसी आपातकाल किन स्थितियों में लगाया जा सकता है, कितनी अवधि तक रहेगा, क्या क्या होगा उस समय, जो निर्वाचन कैसे होंगे, उसके बाद मैक्सिमम कितना रह सकता है, वो सब चीज़ें। फिर 19 में क्या है, मिसलेनियस, अर्थात जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई वो भाग 19 में। फिर भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, कोई भी संविधान का कोई भी भाग है उसको अपन को संशोधित करना है, कोई भी चीज़ उसमें ऐड करनी है, हटानी है, जोड़नी है। जैसे कि जो 9A और 9 भी बाद में जोड़े गए, 1992 1993 की बात है ये, 9A और 9 को, तो इसको बाद में जोड़ा, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी होगी। आज भी जैसे अगर देखा जाए तो जो है महिलाओं को जो है वो 1/3 आरक्षण की बात अगर चल रही है, तो उसके लिए भी अपन ने जो है वो नारी वंदन संशोधन अधिनियम करा 105, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी क्या है, संविधान संशोधन। इसका प्रोसेस क्या होता है, कितने सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, वो सब चीज़ें भाग 20 में लिखी हुई। भाग 21 में क्या है, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कि जो है निरस्त कर दी गई प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अंतरिम सरकार को चलाने के लिए लिखी गई थी कुछ। फिर भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त में तो भारत का संविधान देखे तो मेन पार्ट पे आते हैं अपन, राज्य की राजनीति। राज्य की राजनीति में जो अपने पार्ट्स पढ़े थे उसमें भाग 6 में जो है वो राज्य के बारे में दिया गया है कि राज्य में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसे कैसे होगी, राज्यपाल क्या काम करेगा, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद कैसे नियुक्त होंगे, विभिन्न जो है वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया, महाधिवक्ता होगा वो क्या करेगा, बिल जो है विधेयक कोई भी कानून बनाना हो तो कैसे पारित होगा, विधानसभा विधान परिषद संरचना क्या होगी, कैसे मेंबर्स आते हैं, वो सब बातें जो है वो भाग 6 में। तो राज्य के बारे में संपूर्ण बातें करी गई है, अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237 तक। अब इसमें भी डिवीजन अपन देखें तो 152 में क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा की, राज्य क्या है उसकी परिभाषा दी गई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन देखें तो 153 से 167 में क्या दिया गया, तो राज्यपाल गवर्नर के बारे में दिया गया है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के बारे में दिया गया। उसके बाद देखें तो 168 से 212 तक विधानमंडल, विधानमंडल में दोनों हाउसेज आ गए, विधानसभा भी आ गई और विधान परिषद भी आ गई, दोनों के बारे में। और प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी बिल होता है, धन विधेयक होता है, तो वो कैसे पारित होता है, राज्यपाल उस पर क्या कर सकता है। फिर उसके बाद जब सदन नहीं चल रहा है, जब हाउस विधानसभा या विधान परिषद नहीं चल रहे हैं, हाउस मतलब सेशन में नहीं है, तो जो है राज्यपाल के अध्यादेश, ये और डिटेल में आपको समझ में आएगा, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करना, प्रख्यापित मतलब जारी करने की शक्ति। उसके बाद बात करें तो 214 से 232 में क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के बारे में, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। 233 से 237 में क्या है, राजस्थान सब ऑर्डिनेट, राजस्थान की जगह यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा कि राज्य का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, राज्य के सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। तो ये अपन ने डिवीजन देख ली, 152 से 237 तक में भी कौन कौन से डिवीजन पार्ट अलग अलग हैं। अब सबसे पहले हम ये पार्ट उठाएंगे 153 से 167 तक का, उसमें भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहले देखें तो आर्टिकल 153 के बारे में देखें तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा गया है। तो हर राज्य में जो है वो एक राज्यपाल होगा, ये साफ साफ स्टेटमेंट किस में लिखा गया, 153 में लिखा गया। इसके साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया 1956 में, जब बाद में ऐसा लगा कि इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, अर्थात जो 2 राज्यों के लिए 3 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो 154 में, आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में, राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, तो राज्यपाल में निहित होंगी। अर्थात कार्यपालिका शक्तियों का अर्थ क्या है, कि इसका सीधा सा अर्थ आप समझ जाइए कि जो भी कार्य राज्य में किए जा रहे हैं, चाहे विधेयक बनाना है, चाहे कोई कानून पारित हो रहा है, चाहे सत्र बुलाना है, सत्र अवसान करना है, सभी कार्य जो है वो किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यही इस लाइन का मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका यूज, इस जो है वो पावर का यूज, इस शक्ति का प्रयोग वो कैसे कर सकता है, या तो स्वयं कर सकता है, या तो स्वयं जो है वो कार्य कर ले, या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अधीनस्थ कौन है, तो या तो मुख्यमंत्री, या फिर जो है मंत्री परिषद, या फिर जो है वो दूसरे और अन्य जो है वो एमएलए, उनके माध्यम से जो है वो अपने कार्य कर सकता है। तो ये इसका साफ साफ मतलब एक ही है कि सभी कार्य राज्य में जो है राज्यपाल के नाम से
किए जाते हैं, अर्थात कोई भी कार्य होता है तो उसमें नीचे नाम किसका आता है, राज्यपाल का आता है, करने वाले चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो। इनडायरेक्टली नाम जो डायरेक्टली किसका आता है, राज्यपाल का आता है, इनडायरेक्टली चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो। ये हो गए 153 और 154। 153 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, 154 में क्या है कि सारे कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और अर्थात जो है राज्य की अच्छी भाषा में अगर बोले, अच्छी लैंग्वेज में, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का अर्थ आप समझ जाइए कि सीधे सीधे जो कार्य करने की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो वो किस में होती है, तो राज्यपाल में होती है। उसके बाद 155 में बात करें तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जैसे आज किसी को राज्यपाल नियुक्त करना हो तो आदेश जो जारी होगा उसमें नीचे किसके साइन होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी के, ठीक है, और उनकी सील होगी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक आदेश है, मैं प्रणब मुखर्जी उस समय के तत्कालीन जो होंगे राष्ट्रपति होंगे, भारत का राष्ट्रपति संविधान 239 के खंड 1 द्वारा नियुक्त की गई शक्ति के आधार पर किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त करता हूँ, जिस तारीख को वो अपना पदभार ग्रहण कर दिए। आज ये ठीक है, सब लिखा है। और लास्ट में क्या रखी है, ये जो है वो मुहर, और ये उनके क्या है, साइन है, ठीक है। तो ये आपको समझाना चाह रहा था कि 155 में क्या लिखा है कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा, उनकी साइन और सील से। फिर 156 में देखें, 156 में अगर देखा जाए तो गवर्नर की पदावधि, मतलब गवर्नर जो राज्यपाल है वो कब तक बना रहेगा। एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, अब वो कब तक रहेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। और अपना पद त्याग कैसे कर सकता है, तो राष्ट्रपति को एक जो है वो लिखित में पत्र, रेजिग्नेशन लेटर लिखकर जो है वो पद त्याग कर सकता है। कब तक बना रहेगा, 5 वर्ष तक सामान्यतः जो है वो राज्यपाल बना रहता है, परंतु जब तक नया राज्यपाल जो है वो पद ग्रहण नहीं कर देता है तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ सकता। नया राज्यपाल जब तक ग्रहण नहीं कर ले, सामान्यतः जो है वो 5 साल पूरे होने वाले होते हैं उसके पहले जो है वो जारी कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा के जो है वो कौन नया राज्यपाल होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः कभी नहीं हो पाया। तो 5 साल के बाद भी जो है वो जितने दिन तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक जो है वो राज्यपाल जो है वो बना रहेगा अपने पद पर। तो 4 बातें पड़ी, पदावधि, राष्ट्रपति के प्रसाद, राष्ट्रपति जब तक चाहे, सामान्यतः कितना होता है 5 वर्ष तक होता है, नया जब तक ज्वाइन नहीं कर ले तब तक रहता है। और पद त्याग में जो है वो राष्ट्रपति के जो है वो को रेजिग्नेशन लेटर देके अपना पद मतलब रिजाइन कर सकता है। फिर उसके बाद 157 में देखें तो अर्हताएं। अब 157 और 158 साथ में देख लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 157 और 158 में, एक में तो अर्हताएं हैं, इसको कहते हैं क्वालिफिकेशन, और एक कहते हैं शर्त। अर्हताएं को या तो कह सकते हैं योग्यता भी कह सकते हो, परंतु संविधान में ये शब्द लिखा है अर्हताएं, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, जो जिसको राज्यपाल बनना है वो तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, और एक जो है वो उसके 35 साल की उम्र जो है वो कंप्लीट अटेन होनी चाहिए, 35 साल वो पूरे कर चुका हो, अर्थात जो ये मिनिमम एज है। कौन सी एज है, न्यूनतम एज है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो न्यूनतम कितनी है, 35 ईयर्स, और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ये 157 में लिखा गया है कि अर्हताएं क्या है राज्यपाल की, ठीक है। उसके बाद बात करें तो शर्तों, और सामान्यतः ये परंपरा देखी गई कि राज्यपाल जो है तो सामान्यतः उस राज्य का, जिस राज्य में, जैसे राजस्थान में राज्यपाल अपॉइंट करना है राष्ट्रपति को, तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति सामान्यतः नहीं लिया जाता है, दूसरे राज्य का ही जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो वहाँ की राजनीति से वो अलग रहे, जो संबंधित राज्य की जो राजनीति से अलग रहे, सीएम से टकराव ना हो, सीएम से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और दूसरा जो है वो परंपरा एक सामान्यतः देखी गई कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है तो सीएम से चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री है उस राज्य का, जैसे राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो पहला दूसरे राज्य की ही सामान्यतः की जाती है, ऐसी परंपरा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसको जो है वो पूछना, एक बार परामर्श लिया जाता है सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद, परंतु ये परंपराएं, ऐसा कहीं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, संविधान में ऐसा कहीं भी लिखित बात नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, सामान्यतः ये फॉलो किया जाता है। 158 में क्या शर्तें हैं, कंडीशन है, तो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। कौन, तो राज्यपाल जो बन रहा है वो।
उसके बाद अगर है तो वो पद ऑटोमेटिकली जैसे ही राज्यपाल की शपथ लेगा तो ऑटोमेटिकली वो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। कौन सा, पिछला जो भी पद है उसका, इन चारों में से वो। उसके बाद लाभ का पद ग्रहण नहीं होना चाहिए, अर्थात जो है कोई भी सरकारी नौकरी और जो है वो अन्य में नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद क्या होता है, वो समय समय पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि लाभ का पद कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसके बाद बात करें भत्ते और विशेषाधिकार और राजभवन, मतलब रहने का जो राजभवन मिलता है जो जयपुर में स्थित है, उसका हकदार होगा बिना पेमेंट के, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे उसको हकदार। फिर इसके जो टेन्योर है, जब तक ये राज्यपाल रहेगा तब तक कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अर्थात उसके भत्ते, अर्थात जो उसको जो वेतन मिल रहा है उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, अर्थात कटौती नहीं की जा सकती। अलाभकारी परिवर्तन जिससे उसको लाभ नहीं है, ऐसा परिवर्तन कोई भी नहीं किया जाएगा उसकी सेवा के दौरान। वो टेन्योर पूरा हो जाए फिर नेक्स्ट राज्यपाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उस राज्यपाल के लिए आप कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर दो राज्य का अगर कोई राज्यपाल बना है तो उसके भत्ते, मतलब उसका पेमेंट जो है, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, वो किस अनुपात में देंगे दोनों राज्य, वो कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति। जैसे आज कोई ए नाम का राज्यपाल है, वो राजस्थान का भी राज्यपाल अपॉइंट करता है और राजस्थान का भी राज्यपाल बन गया और एमपी का भी बन गया, उसको दोनों ऑर्डर आएंगे, आप राजस्थान के भी राज्यपाल हो, एमपी के भी राज्यपाल हो, ऐसा प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया, ठीक है। तो अब जो है इसके वेतन भत्ते, एक वेतन और भत्ते किस अनुपात में मिलेंगे, देंगे तो ये दोनों राज्य राजस्थान और एमपी, पर किस अनुपात, रेशो क्या होगा, मतलब 60% ये देगा, 40 ये देगा, दोनों 50-50 देंगे, ये जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो इसकी पावर है प्रेसिडेंट के पास में, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब। 159 में देखें तो शपथ आ गई, तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, रिवाइज कर ले थोड़ा सा। तो 152 में राज्य की परिभाषा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। 153 में देखें तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, 7वें संविधान संशोधन से बोला कि एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। 154 में क्या कहा गया कि जो है वो राज्यपाल है वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर सारी उसमें निहित होगी, सभी कार्य उसके नाम से किए जाएंगे। फिर 155 में जो है वो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, साइन और सील से, उसकी हस्ताक्षर और मुहर या मुद्रा द्वारा। उसके बाद जो है वो पदावधि 5 साल तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो है वो पद त्याग किसको कर सकता है, राष्ट्रपति को कर सकता है, और जब तक नया नहीं आ जाए तब तक बना रहना। फिर 57 और 58 में एक तो अर्हताएं हो गई और एक जो हो गई वो शर्तें हो गई। तो अर्हताएं में 35 वर्ष और जो है वो भारत का नागरिक। और सेकंड जो 158 में शर्तें की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अर्थात संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, भत्ते विशेषाधिकार राजभवन का हकदार होगा, अलाभकारी परिवर्तन पर रोक होगी। फिर 159 में है तो शपथ, पद ग्रहण से पूर्व कौन दिलवाएगा शपथ, तो हाई कोर्ट, जो भी संबंधित जो है उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, स्टेट का उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है, उच्च न्यायालय में एक तो कौन होता है, चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और बाकी कौन से होते हैं, अन्य जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक जज होते हैं अन्य। तो जज तो चीफ जस्टिस तो एक होता है और अन्य कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या दिलाएगा, इसको शपथ दिलाएगा। और जो अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, उसका पद रिक्त है या फिर नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में कौन दिलाएगा, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश हाईकोर्ट का जो है वो शपथ दिलाएगा। ये शपथ ली जाती है। मैं अमुक, अमुक का अर्थ यहाँ पे जो है वो जो भी नाम है उसका, जैसे कि ए, मैं ए बी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा तथा अपनी ये राज्य की जनता की सेवा कल्याण में निरत रहूंगा। ये 3 शब्द आपको याद रखना है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये करूंगा पूरी योग्यता से संविधान विधि का। ये शब्द पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल की शपथ में कौन से शब्द ये आते हैं, और एक और कोई दे देगा, और कौन सा नहीं आता यूं करके पूछ लिया, तो ये तीनों तो आते हैं, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, ठीक है। और इसकी सीरीज में याद रखना, परि, संरक्षण, प्रतिरक्षण, ठीक। उसके बाद बात करें तो 160 में कुछ आकस्मिक राज्यपाल के कार्य का निर्वहन। हाँ, तो ऐसी कोई कंडीशन जो कि संविधान में आज तक लिखी नहीं है और आ जाए, तो ऐसी कोई शक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को सौंप सकता है, जो कि उसको करनी होंगी। तो ये लिखा है, ये स्पेशल केस है, ऐसा कोई ध्यान रखने लायक बात नहीं है। उसके बाद बात करें 161 में, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, मतलब राज्यपाल की पार्डनिंग पावर्स हैं, अर्थात वो क्या क्या कर सकता है। तो राज्य कानून के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं उसमें जो है उसके पास क्षमादान की शक्तियां हैं, ऐसा किसमें लिखा है, तो 161 आर्टिकल में। तो या तो एक तो दंड हो गया, या फिर जो है वो दंडादेश, दंड को कर सकता है तो क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम, या फिर
परिहार कर सकता है। क्षमा अपराध पूर्व स्थिति अर्थात पूर्णतः मुक्त, जैसा कोई भी दंड दिया गया, ठीक है, तो उसको जो है वो पूर्णतः माफ कर सकता है, कंप्लीटली माफ कर सकता है। कि अपराध पूर्व स्थिति मतलब उसने अपराध किया ही नहीं है, इसी स्थिति में वो आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली जो है वो माफ करने की जो है वो क्या रखता है, शक्ति राज्यपाल रखता है, ये इसकी न्यायिक शक्ति। सेकंड आता है प्रविलंबन, अस्थायी रोक लगा सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या कर सकता है, ये रोक लगा सकता है। अगर जांच इन्वेस्टिगेशन बाकी और ऐसा कुछ और कोर्ट आदेश दे देता है कि ये भाई इसको दंड सुनाया जाता है, तो वो क्या अस्थायी रूप से राज्यपाल क्या है रोक लगा सकता है। फिर विराम, तो विशेष परिस्थिति में जैसे गर्भवती या दिव्यांग है तो क्या लगा सकता है, विराम लगा सकता है। फिर परिहार, परिहार मतलब टाइम कम करना, जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष का कठोर कारावास कर देना, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद निलंबन का अर्थ क्या होता है, तो केवल क्रियान्वयन जो है वो डिलेड किया जाता है इसमें, अर्थात जो कोई भी आदेश दिया, कोर्ट ने कोई आदेश दिया कि इसको ये सजा सुनाई जाती है, तो वो जो है भाई थोड़े टाइम बाद लागू हो, ऐसा ये आदेश कर सकता है, परंतु उसको निरस्त नहीं कर सकता वो आदेश कोर्ट का, जो कि राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी जो है वो क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। उसके बाद देखें तो मार्शल लॉ को और डेथ सेंटेंस को छोड़कर सभी जो है राज्यपाल क्या है, पार्डन और ये सब चीजें कर सकता है। और डेथ सेंटेंस जो है मृत्युदंड को ये क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल, बाकी निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो जो है डेथ सेंटेंस को पूरी तरह जो है वो निलंबन नहीं कर सकता। परिहार का अर्थ क्या है, टाइम कम करना, 2 वर्ष से 1 वर्ष का। लघुकरण मतलब स्वरूप चेंज करना, अर्थात कठोर से 7 साल का कठोर कारावास दिया तो उससे जो है वो 7 साल का साधारण कारावास हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लघुकरण बोलते हैं। लघुकरण देख के लग रहा होगा कि टाइम अवधि कम होती है, परंतु लघुकरण में क्या होती है, प्रकृति चेंज होती है। और परिहार में क्या होता है, परिहार में जो है वो टाइम कम होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, तो राज्य किस किस पे नियम बना सकता है, जो भी 3 लिस्टें हैं अपने, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची और स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, 3 सूची जो अपने शेड्यूल में अनुसूचियों में लिखी गई है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे केंद्र कानून बना सकता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राज्य कानून बना सकता है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु जब दोनों कानून बनाएंगे और उसमें अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो जो है वो संघ का जो कानून है अर्थात केंद्र का जो कानून है वो ज्यादा पावर रखता है किससे, राज्य के कानून से, ठीक है। तो ये इसमें बात की गई कि राज्य कार्यपालिका शक्ति कहाँ तक विस्तार है, तो जहाँ तक जो है वो अपने स्टेट लिस्ट पे मैटर दे रखे हैं, अर्थात स्टेट यूनियन बनाने की शक्ति, ऐसे मैटर्स में स्टेट लॉ जो है वो कम होंगे और यूनियन लॉ की जो है महत्ता क्या महत्व जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करें थोड़ा सा, तो एक सब देख लें, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट। तो कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, तो इसमें राज्यपाल भी आ गया, सीएम भी आ गया और सीओएम भी आ गया। आगे पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख रुपये प्रति माह। 2018 में इसको चेंज किया गया, पहले 1.10 लाख हुआ करता था, ये याद रखने की जरूरत नहीं, 1.10 हुआ करता था, वर्तमान याद रखना चाहिए। 3.50 लाख 2018 में बदला गया। कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से छूट है, आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से जो है वो छूट। आपराधिक और कानूनी आपको बताया, आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं, दंड, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये सब हो गए। नागरिक कानून, सिविल लॉज कौन से होते हैं, तो सिविल लॉज में आ गए अपने जो है वो तलाक, जायदाद, जमीन, उत्तराधिकार, ये सब मामले जो नागरिक कानून। नागरिक कानूनों में तो कार्रवाई 2 महीने की नोटिस देकर की जा सकती है, परंतु आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई जो है वो उससे जो इनको छूट मिली हुई है और गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता गवर्नर को, ठीक है। फिर गवर्नर की कुछ पावर देखें तो एक तो कार्यकारी शक्ति, एक विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति अपन पढ़ चुके हैं सारी, क्षमादान शक्ति 161 में पढ़ी है। फिर हाई कोर्ट जज में नियुक्त में परामर्शी प्रेसिडेंट, तो इसमें देखें तो हाई कोर्ट जज में जो नियुक्ति में परामर्श जो है तो जज की नियुक्ति में प्रेसिडेंट द्वारा जो है वो राज्यपाल से लिया जाता है। जब भी जो उच्च न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो किससे सलाह लेते हैं, तो जो है राज्यपाल से ली जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय में, उसमें जज न्यायाधीश की नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफर करना, उनका पदोन्नति, प्रमोशन संबंधित मामले, स्थानांतरण संबंधित मामले, उसका भी विचार जो हाई कोर्ट से जो है वो राज्यपाल करता है। उसके बाद बात करें वित्तीय में, तो जो बजट है, बजट शब्द का आपने उल्लेख नहीं है संविधान में, तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको विधानमंडल में मतलब अर्थात दोनों सदनों में रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्यपाल की है।
उसके बाद धन विधेयक और अनुदान की मांग दोनों जो है वो इसकी पूर्व सहमति से अर्थात जो है वो राज्यपाल को पूछने के पश्चात ही जो है वो विधानसभा या विधान परिषद में जो है वो रखे जाते हैं। फिर प्रत्येक 5 वर्ष में क्या बनाता है, ये वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बताता है, जो बताता है कि जो है पंचायती राज में जो है वो ग्राम पंचायत को, नगरीय निकाय को, उनको कितना कितना पैसा मिलेगा, जो भी स्टेट में जो टैक्स है और हर सोर्स से जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो किस रूप में बटेगा, वो वित्त आयोग डिसाइड करता है, जिसका प्रत्येक 5 वर्ष में गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है, इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड जो होता है, उस पे उसका पूरा नियंत्रण किस पे होता है, तो उसमें से अग्रिम लेना, लोन एडवांसेस लेना, वो सारा कौन कर सकता है, तो राज्यपाल खुद कर सकता है। तो ये उसकी होगी वित्तीय शक्तियाँ और ये होगी न्यायिक शक्तियाँ। उसके बाद बात करें विधायी शक्तियाँ, अर्थात बिल से संबंधित, कानून से संबंधित, विधान मंडल से संबंधित शक्तियाँ। तो विधानसभा के सत्र को या विधानमंडल के सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, अर्थात बुला सकता है। सत्र नहीं चल रहा है तो बुला सकता है। सीएम को और सीओएम को, मतलब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि सत्र चालू करना है, और सत्रावसान भी करता है। उसके बाद चुनाव के पश्चात जो भी आम चुनाव हुए, जैसे राज्य में जो नए चुनाव हुए, उसके बाद जो है वो पहला सेशन जो है उसमें जो है राज्यपाल का अभिभाषण रहता है। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है नया वर्ष जब शुरू होता है 1 जनवरी, तो उसमें बाद जो पहला सेशन होता है विधानसभा या विधान परिषद का, उसमें जो है वो उसके ज्वाइंट मीटिंग में क्या होता है, अभिभाषण राज्यपाल का होता है। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो पद अगर खाली है, रिक्त हैं, तो क्या करेंगे, किसी सदस्य को कार्रवाई के लिए क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। उसके पश्चात जो है वो राज्य में अगर विधान परिषद भी है, तो उसके जो 1/6 मेंबर जो है टोटल विधान परिषद में जितने हैं, उसके 1/6 मेंबर को क्या कर सकता है, नॉमिनेट करता है, नामित करता है, डायरेक्ट बिना इलेक्शन के क्या करता है, नामित करता है, नॉमिनेट। फिर विधानसभा के सदस्य संबंधित कोई मामले हैं कि भाई ये योग्यता रखता है, एमएलए होने की योग्यता रखता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है, तो इसमें जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के बाद निर्णय भी ये करने की शक्ति राज्यपाल रखता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया, तो उसको या तो क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो कानून बन जाएगा, या फिर क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, क्योंकि बिना परिवर्तन के जो है वो धन विधेयक उसकी अनुमति से ही रखा गया, और पुनः बिना परिवर्तन के जो पारित कर देगा तो उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे या पुनर्विचार हेतु लौटा दे, परंतु पुनर्विचार हेतु लौटाने के बाद भी अगर एज इट इज बिल वापस आता है तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए जो है वो रिजर्व रख सकता है, अर्थात राष्ट्रपति फैसला करेगा, यूँ करके वो क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है। तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं, या तो जो हाई कोर्ट से कोर्ट की जो पावर है उसको लिमिट, अर्थात कोर्ट की पावर को कम करने वाला विधेयक हो, या फिर कोर्ट के विरुद्ध हो, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो, सॉरी, संविधान के विरुद्ध कोई जो बात हो, डीपीएस राज्य के नीति निर्देशित तत्व के विरुद्ध कोई बात हो, देश हित में नहीं हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, राष्ट्रीय महत्व की कोई बात हो, या फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी 31 से संबंधित बात हो, इनमें जो है वो राष्ट्रपति के लिए जो है वो बिल को आरक्षित राज्यपाल रख सकता है। अर्थात राज्यपाल बोलेगा कि इन केसेस में ये केसेस हैं, उस वजह से जो है मैं ये केसेस है, उन वजह से जो मैं राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित रखता हूँ। या फिर ये अध्यादेश की घोषणा भी कर सकता है। अध्यादेश अर्थात जब सत्र नहीं चल रहा है तब जो है कोई कानून की अगर आवश्यकता पड़ी, जैसे कोविड टाइम में जो है सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन रखता है, तो राज्यपाल रखता है। और 6 हफ्तों में इसको जो है वो विधानमंडल से स्वीकृति दिलवाना आवश्यक होता है। उसके बाद जो है वो कैग हो गया, कैग की एक रिपोर्ट आती है, एक आरपीएससी की जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य जो है वो वित्त आयोग, इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत कौन करता है, तो राज्यपाल करने की जिम्मेदारी राज्यपाल की रहती है। उसके बाद बात करें तो कार्यकारी शक्ति में, तो सभी कार्य अपन ने पढ़ा था जो किसके नाम से होते हैं, गवर्नर के नाम से, राज्यपाल के नाम से की जाते हैं। मंत्रियों में आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है, तो ये बनाता है अपने राज्यपाल द्वारा बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। उसके बाद जो 4 राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, इनमें जो एक जो है वो जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ये जो है वो जनजाति बाहुल्य राज्य है, तो इनमें जो है एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके बाद जो है वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, एडवोकेट जनरल की, जो कि राज्य के कानून आपराधिक मामले राज्य के विरुद्ध जो भी हैं
उसमें जो है वो पैरवी करने के लिए जो राज्य का प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आरपीएससी के चेयरमैन, आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, आरपीएससी के जो मेंबर है, सदस्य हैं, उनको नियुक्त करने की जिम्मेदारी भी किसकी, राज्यपाल की बनती है। उसके बाद जो सीएम से जानकारी मतलब मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी जो है मांग सकता है, वो कोई भी कार्य कर रहा है उसकी जानकारी जो मांगने का हकदार कौन है, राज्यपाल है। उसके बाद मंत्री ने कोई भी जो मंत्री परिषद में से कोई भी मंत्री उसने कोई निर्णय ले लिया है और मंत्री परिषद को बताया नहीं है तो उसको जो है वो बोल सकता है सीएम को के मुख्यमंत्री को कि इसको जो है एक बार परामर्श किया जाए पूरी मंत्रिपरिषद से, उसके बाद इसके जो है विचार किया जाए। उसके बाद जो संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकता है। राज्य की सारी जो है वो राज्य वित्त पोषित जो है वो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, उनका क्या होता है, कुलाधिपति अर्थात जो है वो चांसलर होता है, जिसका भी नाम बदल कर दिया है जो है वो कुलगुरु। सॉरी, कुलगुरु किया है, वाइस चांसलर का नाम करा है। चांसलर को तो अभी भी क्या बोलते हैं, कुलाधिपति। और सभी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल ही होता है। और वाइस चांसलर को जो क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ये हो गया राज्यपाल हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात जो है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और जो है वो अपने विधानमंडल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।